चैप्टर 11 द प्राइस ऑफ पावर राहुल वर्सेस रणविजय डील के बदले बेटी। देसाई टावर्स का बोर्डरूम आज एसी से नहीं, माहौल से ठंडा था। ये वो दिन नहीं था जहां युद्ध शुरू होना था, ये वो दिन था जहां युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका था। 6:05 PM। रणविजय अंदर आया। ना कोई ऑन्टराज, ना लॉयर, ना फाइल्स, सिर्फ वो और उसकी चुप्पी। आज उसने काला पहन रखा था, जैसे वो किसी फ्यूनरल पर आया हो, अपने बिजनेस की नहीं, कुछ और गहरे की। लंबी मार्बल केबल के दूसरे छोर पर राहुल बैठा था, एकदम स्थिर, चाकोल सूट में, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कागज नहीं। उसे कुछ साबित नहीं करना था। उसकी आंखें पहले ही कह चुकी थीं, मैं जीत चुका हूं। फाइनल ब्रेकडाउन। नियम नहीं, सिर्फ नतीजा। पहली आवाज रणविजय की निकली। रणविजय, धीमे दबे गुस्से के साथ। आज तुम्हारे लोगों ने मेरे पार्टनरशिप बोर्ड से ऑफिशियली नाम हटा लिया। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। काफी देर से होना था। तुमने मेरी 3 सब्सिडियरीज खाली कर दी, रक्त निकाल लिया। कमजोर थी, टिकने की काबिल नहीं थी। अर्बन मिनिस्ट्री को तुमने ब्राइब किया। मैंने बस उन्हें सलाह दी। तुमने फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स लीक किए। नहीं, मैंने बस वो दिखाया जो तुमने पहले से दबा रखा था। रणविजय की मुट्ठियां टेबल पर कस गईं। तुमने नेगोशिएशन के हर रूल को तोड़ा है। राहुल, सीधा, ठंडा। कोई नेगोशिएशन थी ही नहीं मिस्टर मल्होत्रा, थी सिर्फ तुम्हारी ईगो और मेरी पेशेंस। अब दोनों खत्म हैं, तो पहली बार हम सच में बात कर सकते हैं। लेगेसी टूटता है और सवाल बदल जाता है। रणविजय ने उसे लगातार देखते हुए सोचा। ये वही लड़का नहीं था जिसे उसने सालों पहले देखा था, फ्रेश, तेज, अपनी जगह कमाने की कोशिश में। ये कुछ और बन चुका था, और ठंडा और भूखा, स्ट्रैटेजी और खामोशी का बना हुआ। रणविजय, आवाज थकी हुई, तुम चाहते क्या हो? मेरी जमीन, मेरा बोर्ड, मेरी रेपुटेशन? राहुल के होठों पर हल्की, ऑलमोस्ट अदृश्य मुस्कान आई। राहुल, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो फिर मुझे इस तरह बर्बाद क्यों किया? सवाल हवा में धुएं की तरह ठहर गया। राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ चला गया। शाम की रोशनी में डूबे शहर को ऊपर से देखता रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, जानते हो, तुम मेरे पिता के लिए सबसे बड़ा पत्थर थे। वो इसी शहर की उन्हीं सर्कल्स में कबूल होने की कोशिश में मरे जिन पर तुम राज करते थे। तुमने कभी उन्हें सीधे कुछ नहीं कहा, पर हर डील खींचकर, हर बार लेगेसी को मेरिट से ज्यादा चुनकर दुनिया को साफ बता दिया, देसाई आउटसाइडर हैं। रणविजय के चेहरे पर हल्की सी चुभन दिखी। मैंने कभी, बीच में, कहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पीछे हटने का तरीका, तुम्हारे चोजन अलायंसेस, सब कुछ काफी लाउड था। कुछ पल की चुप्पी रही। राहुल, धीरे, ऑलमोस्ट खाली। और फिर भी मैंने ये सब करने का कभी प्लान नहीं बनाया था। वो मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और गहरा था, ऐसा खालीपन जो बदले से भी ज्यादा ठंडा होता है। राहुल, तुमने मुझे ये खेल सिखाया, अब बस तुम हार गए हो। रणविजय वापस कुर्सी पर गिर सा गया। सालों का वजन, पुरानी चॉइस, हर गलत मोड़, सब एक साथ सीने पर आ बैठा। उसने वकीलों को फोन किया था, पुराने फेवर्स मांगे थे, हर दरवाज़ा खटखटाया था। हर जगह डिले, टाल मटोल, कटी हुई लाइन, हर रास्ता बंद। और अब सामने बस एक आदमी था, वो आदमी जिसने उसकी रीच, उसका नाम, उसका बिजनेस, सब कुछ तोड़ दिया था। और वो आखिरकार पूछ बैठा, आवाज धीमी, टूटी हुई, रणविजय, तुम चाहते क्या हो राहुल? कमरा एकदम खामोश हो गया, ना हवा, ना सांस, बस राहुल के कदमों की आवाज जो धीरे धीरे वापस उसकी तरफ आ रही थी। वो उसके सामने आकर रुका, थोड़ा झुका, आवाज इतनी धीमी कि जैसे नाइफ हो। राहुल, एनाया, सच, प्यार नहीं, दावा। रणविजय के होठ हिले नहीं,
शरीर सख्त हो गया। राहुल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई जीत की चमक नहीं थी, बस एक बहुत सादा सा सच था। राहुल, धीमे, साफ। ना बिजनेस के लिए, ना बदले के लिए, ना ये कहूँगा कि ये सिर्फ प्यार है। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। राहुल, मैं उसे चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे देख चुका हूँ, क्योंकि वो मेरी पूरी जिंदगी की पहली सॉफ्टनेस है जिसे मैंने सच में महसूस किया है, क्योंकि वो मुझे फिर से सांस लेने का रीज़न लगती है, और क्योंकि एक बार ऐसी कोई चीज़ मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं उसे जाने नहीं देता। फिर उसने अपना कोट सीधा किया, घड़ी देखी और चल पड़ा। दरवाजे पर रुककर बस इतना कहा, राहुल, ये युद्ध पावर के लिए नहीं था, ये हमेशा से उसके लिए था। तुमने इन्वेस्टर्स, लैंड परमिट्स, इनकम टैक्स रेड्स हर लिमिट क्रॉस कर दी। कायरों की तरह वार किया तुमने। नहीं, मैंने ऐसे वार किया जैसे कोई आदमी कुछ चाहता हो और उसे पाले। ये सब किसके लिए? एक लड़की जिसे तुमने किसी मंदिर में देखा था? इतने बीमार हो तुम? उसे लड़की मत कहो, वो मेरी है। उसे अभी पता नहीं, पर होगा। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी जीत की ट्रॉफी नहीं, जिसके बदले तुम एम्पायर गिरा दो। और फिर भी देखो कहाँ खड़े हैं हम। तुम्हारा एम्पायर ऑलरेडी गिर चुका है। मैंने बस उसका डेथ नोट अभी तक भेजा नहीं है। काफी हुआ। वो ग्लास उठाकर वॉल पर फेंकता है, कांच टूटता है। राहुल की पलक तक नहीं हिलती। तुम चाहो तो आदमी बनकर आते, उसका हाथ मांगते। मैं जिन चीज़ों को सच में चाहता हूँ उनके लिए मांगता नहीं, लेता हूँ। तुम जैसे राक्षसों की दुनिया उसके लिए नहीं बनी। फिर मैं उसकी दुनिया अपने चारों तरफ बनाऊंगा। तुम उसे खुशी खुशी दे सकते हो या अपने लेगेसी के नाम पर खुद उसके हाथ छोड़ सकते हो। लंबी चुप्पी। रणविजय टूटी हुई आवाज में, तुम्हें उससे चाहिए क्या है? तुम प्यार में नहीं हो, तुम पागल हो। मैं चाहता हूँ वो उठे तो उसके नाम के साथ मेरा सरनेम हो। जो खाए वो मैंने उसके लिए चुना हो। जो हवा सांस में जाए वो उस घर की हो जो मैंने बनाया है। वो चले तो उसकी स्किन पर मेरी उंगलियों के निशान हो। तुम शैतान हो। नहीं, मैं वही मॉन्स्टर हूं जो तुमने उस दिन इनवाइट किया था जब तुमने उसे उस इन्वेस्टर पार्टी में भेजा था। थोड़ी देर बाद रणविजय टूटा हुआ, हार कर। इस जंग को रोके रखने के लिए तुम्हें बदले में क्या चाहिए? राहुल धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आता है। तुम्हारी बेटी, मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर, तुम्हारी रजामंदी के साथ या बिना। लंबा पॉज। रणविजय आंखें बंद कर लेता है। हवा भारी हो जाती है। फिर उसकी टूटती हुई आवाज, ठीक है, तुम जीत गए, ले जाओ उसे। राहुल मुस्कुराता नहीं, बस अपना कोट बटन करता है, घड़ी सीधी करता है। उसे तो मैं पहले ही ले चुका हूं, बस उसे अभी पता नहीं चला है। वो बाहर चला जाता है और रणविजय कुर्सी पर गिर जाता है। सांस छोटी, आंखें खाली। अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं टूटा, एक बाप भी अंदर से चकनाचूर हो चुका है। कुछ जंगें मैदान में हारी जाती हैं, कुछ सिर्फ एक शब्द से, हाँ। आज रात रणविजय मल्होत्रा ने अपनी बेटी के हाथ उठा दिए। बारिश हो रही थी, थकी हुई मुलायम बारिश जो दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा शांत बना देती है। मल्होत्रा मैंशन की मार्बल फ्लोर्स गरम पीली रोशनी में चमक रही थीं। सब कुछ स्थिर था, खामोश, सिवाय उसके। एनाया ड्राइंग रूम के काउच पर गुड़मुड़ होकर बैठी थी, एक शॉल में लिपटी। उसकी उंगलियां कुशन के धागों से खेल रही थीं, बार बार, बार बार। घड़ी ने 11:58 PM बजाए और फिर मेन डोर खुला। पापा? आवाज़ सुनते ही वो ऑलमोस्ट उछल कर खड़ी हो गई। पापा? 2-3 तेज कदम डोर की तरफ, राहत, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा कन्फ्यूजन, सब एक साथ। पापा, आपने कहा था डिनर तक आ जाओगे, मैं वेट कर रही थी। रणविजय धीरे धीरे अंदर आया, अम्ब्रेला फोल्ड किया। कोट से पानी टपक रहा था, लेकिन एनाया को गीलापन नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। उसे डिस्टर्ब कर रहा था उसका चेहरा। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई थकान नहीं, बस खालीपन। ऐसी खामोशी जिसे सुनकर सीने में दर्द हो जाए। वो ऐसे लग रहा था जैसे उससे कुछ छीन लिया गया हो, जिसका नाम भी वो खुद नहीं रख पा रहा।
उसने कोट उतारा, हेल्प को पकड़ाया, बिना उसकी तरफ देखे। वो उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। पापा, सब ठीक है? वो कुछ नहीं बोला, आकर सोफा पर बैठ गया, हाथ घुटनों पर, सर थोड़ा झुका हुआ, जैसे बोलने की हिम्मत इकट्ठा कर रहा हो। एनाया सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। पापा, कुछ हुआ है? राहुल देसाई फिर? वो बिजनेस वाले थ्रेट्स अब भी आ रहे हैं क्या? उसने धीरे से नजर उठाई। पहली बार वो बूढ़ा लगा, थका नहीं, हारा हुआ, छोटा। जंगें होती हैं एनाया, कुछ तलवारों से और कुछ ऐसे, जहां तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कट चुके हो जब तक खून बह ना जाए। पापा? उसने गहरी सांस ली, उसे देखा। मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे चाहिए कि तुम बीच में मत टोकना। वो धीमे से सिर हिला देती है, शॉल को और कसकर पकड़ लेती है। पिछले 2 महीनों से हमारी एम्पायर के चारों तरफ सब कुछ टूट रहा है। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया, प्रोजेक्ट्स बिना नोटिस के रुक गए, अकाउंट्स फ्रीज हो गए, प्रॉपर्टीज सवालों में आ गईं। मैं फ़ोन करता हूँ और जवाब में बस चुप्पी आती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों, जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिला जो ये सब खींच रहा था। उसकी सांस अटक गई। उसे नाम पहले से पता था, फिर भी उसने खुद से जोर लगाया कुछ न बोले। उसका नाम है राहुल देसाई। उसने आगे कहा, उसे कंपनी नहीं चाहिए, ना एसेट्स। वो सब एक चेक से खरीदे जा सकते थे। वो रुका। कमरे में पहाड़ से गिरने से पहले वाली खामोशी उतर आई। फिर वो बोला, उसे तुम चाहिए एनाया। क्या? उसे तुम चाहिए एनाया। और उसने ये बात सीधे, बिना एक सेकंड सोचे, मेरे मुंह पर कही। ना शर्म, ना दिखावा, ना कोई और बहाना। मतलब चाहिए का क्या है? What do you mean he wants me? उसने तुम्हें देखा था मंदिर में, फिर इन्वेस्टर पार्टी में। उसने तुम्हारा बैकग्राउंड निकलवाया, कॉलेज, रूटीन, टेम्पल जाने के दिन, दोस्त, सब कुछ। वो तुम्हें हफ्तों, शायद महीनों से देख रहा है, और अब वो इंतज़ार नहीं कर रहा। एनाया के होंठ खुले रह गए, पर आवाज़ नहीं निकली। वो सिर हिलाती है, जैसे खुद से लड़ रही हो। नहीं, नहीं, ये पागलपन है। You're joking, right? वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये मजाक नहीं था। उसने फुसफुसा कर पूछा, आपने उसे क्या कहा? वो खामोश रहा। इस बार उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। पापा, आपने उसे क्या कहा? आखिरकार वो जवाब देता है, मैंने उसे हाँ कह दिया। उस एक शब्द के बाद जो खामोशी फैली वो ऑलमोस्ट असहनीय थी। नहीं, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप कर ही नहीं सकते। आप मुझे किसी डील की कंडीशन की तरह किसी को ऑफर नहीं कर सकते थे ना? पापा, कहिए कि नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं चाहता था ये करना? वो रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आवाज़ पुराने जख्म की तरह फट रही थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तुमने नहीं देखा वो आदमी क्या कर सकता है एनाया। वो बंदूक लेकर नहीं आता, वो खामोशी लेकर आता है। वो सब छीन लेगा, ये घर, ये लोग, ये नाम। वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है। तो ले जाने दो उसे सब कुछ। कंपनी जला दे, नाम मिटा दे, पर मैं क्यों? अब उसकी आंखों से लकीरों की जगह सिर्फ आंसू बह रहे थे। गुस्सा, धोखा, टूटन, सब कुछ एक साथ। आपको तो ऐसे मर्दों से मुझे बचाना था, ना कि मुझे उनके हाथों में दे देना था। वो एक कदम आगे बढ़ा, बुझी हुई आवाज में। वो पूछ नहीं रहा बेटी, वो ले रहा है। और ये अकेला रास्ता है जिससे मैं तुझे जिंदा रख सकता हूँ। नहीं पापा, आप मुझे जिंदा नहीं रख रहे, आप मुझे जिंदा रहते हुए दफना रहे हैं। वो मुड़ गई, उसके कंधे थरथराए, हिचकियां कमरे की दीवारों से टकराईं। रणविजय मल्होत्रा अपने मैंशन के बीचों बीच खड़ा था, उस एम्पायर के बीच जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी दी थी, और आज उसे एहसास हुआ कि अपने बचाव के लिए उसने अपनी ही रूह बेच दी है। उस रात ऊपर वाले कमरे में एक लड़की रो रो कर सो गई, आखिरी बार एनाया मल्होत्रा बनकर, क्योंकि अगली सुबह जब वो आंखें खोलेगी तो उसका नाम अब उसका नहीं रहेगा। वो राहुल देसाई की दुनिया का हिस्सा होगी, उसकी चॉइस के बिना, उसकी परमिशन के बिना, बस एक हाँ के बदले दिए गए शांत सौदे की कीमत बनकर।
चैप्टर 13 प्रिपेयरिंग द एम्पायर। लिटिल डव के लिए घर नहीं, एक दुनिया तैयार हो रही थी। उसे पता भी नहीं था, पर रेशम की हर सिलाई, दीवारों का हर रंग और उसके आने वाले हर कोने की तह उसी के नाम पर रखी जा रही थी। कैद करने के लिए नहीं, संभाल कर रखने के लिए। हावला का एस्टेट, शहर से दूर, शोर से बाहर। ये कोई महल नहीं था, ना ही पुराना हवेली टाइप मैंशन। ये राहुल देसाई का प्राइवेट एस्टेट था। सफ़ेद मार्बल, लंबे हॉलवे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सबके बीच एक अजीब सी शांति। शहर का शोर, मीडिया का तमाशा, स्कैंडल्स का धुआं, सब यहाँ से बहुत दूर था। आज रात ये पूरा एस्टेट किसी नए मेहमान की सांसें महसूस कर रहा था, जो खुद अभी तक जानती भी नहीं थी कि वो यहाँ आने वाली है। स्टडी में खड़ा आदमी, जंग जीत चुका, अब घर बना रहा है। राहुल अपनी स्टडी की ऊंची कांच की खिड़की के पास खड़ा था। एक हाथ जेब में, दूसरे हाथ में क्रिस्टल का ग्लास जिसमें विस्की थी, पर छुई तक नहीं गई। बारिश अभी इस हिस्से तक नहीं पहुंची थी, आसमान साफ था, पर उसके अंदर कुछ चल रहा था। एक इंतजार, एक शांत सा तूफान। फैसला हो चुका था। रणविजय मल्होत्रा हाँ कह चुका था। वो लड़की, उसकी लड़की, अब उसकी तरफ आ रही थी। आज नहीं, कल नहीं, पर जल्द। और राहुल चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो। उसकी अप्रूवल के लिए नहीं, उसकी आराम के लिए, उसकी सॉफ्टनेस के लिए। उसकी प्रेजेंस किसी अंधेरे में नहीं, खूबसूरती में वेलकम हो। वो यही चाहता था। वेस्ट विंग में बटलर और हेड हाउसकीपर पहले से इंतजार कर रहे थे। राहुल अंदर आया, कोट उतरा हुआ, स्लीव्स नीटली मुड़ी हुई, आवाज काम लेकिन फाइनल। राहुल, ईस्ट स्वीट में बदलाव होंगे। वो पूरा विंग अब उसका होगा। हाउसकीपर धीरे से बोली, सेम प्रोटोकॉल रखूं सर, जैसा आपके बाकी हाई प्रोफाइल गेस्ट्स के लिए होता है। राहुल ने उसे बीच में रोक दिया। राहुल, सीधा। वो गेस्ट नहीं है, वो विजिटर भी नहीं है, वो मैडम है, और सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। बटलर ने रिस्पेक्टफुली झुककर सिर हिलाया, यस सर। राहुल ने थोड़ा रुककर एक और बात जोड़ी, और एक बात और, कोई भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारेगा। उसका नाम मैं तय करूंगा और वही बुलाऊंगा। हाउसकीपर ने सिर झुका लिया। उसने ये नहीं पूछा कि वो कौन सा नाम होगा, लेकिन उसके सीने के अंदर बहुत नीचे एक नाम धीरे से उठा, लिटिल डव। ये नाम उसे बहुत पहले आया था, मंदिर वाले दिन, जब उसने देखा था वो एक बच्चे को मुस्कुराकर प्रसाद दे रही थी, दूसरे हाथ से गाय को हरी बताशा खिला रही थी। उसका दुपट्टा पीछे जमीन पर हल्का सा घिसटता हुआ चल रहा था। उसकी चाल में कुछ नाजुक था, कमजोर नहीं, बस जैसे अनटच्ड, जैसे कोई सफ़ेद कबूतर जो अभी तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि दुनिया में शिकारी भी होते हैं। और अब वो सीधी उड़ते उड़ते एक ऐसे आदमी की बाहों में जा रही थी जो खुद को हमेशा हंटर समझता आया था। पर राहुल उसकी उड़ान काटना नहीं चाहता था, वो उसके पंख अपने हाथों में लेकर संभालना चाहता था। उसने खुद से बहुत धीमे कहा, तुम मुझसे उड़कर दूर नहीं जाओगी लिटिल डव, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा आसमान बनाऊंगा जहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। रूम प्रेपरेशन, दीवारों पर उसका नाम। उसने ईस्ट विंग खुद वॉक करके देखा। डेकोरेटर्स उसके पीछे पीछे, हाथ में डायरी, उसके हर शब्द पर नोट लेते हुए। राहुल, धीमे लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शंस। कर्टन्स सॉफ्ट लैवेंडर होंगे, रिच रेड नहीं। मैंने उसकी एक फ़ोटो में लैवेंडर कवर वाली किताब देखी थी। एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया, यहाँ सनलिट रीडिंग कॉर्नर बनेगा। बड़ी खिड़की, नीचे बैठने की कुशन्ड सीट और साइड में वाइट फ्लोर लैंप। शेल्व्स के बारे में बोला, शेल्व सिर्फ किताबों के लिए नहीं, प्लांट्स के लिए भी। मैंने एक इवेंट में उसे पैसे के पौधे की लीफ प्यार से छूते देखा था। उसे जिंदा चीज़ें पसंद है, उसने अपने आप से कहा था। ड्रेसिंग रूम के लिए बोला, वाइट ओक से बनाओ, कोई सोना नहीं, हर दीवार पर मिरर नहीं, बस एक बड़ा ओवल मिरर सॉफ्ट बल्ब्स के साथ। डिज़ाइनर ने पूछा, सर थोड़ा ग्रैंड लुक? राहुल ने साफ कहा,
वो शोपीस नहीं है, वो मेरी है। उसकी तस्वीरें, उसकी दुनिया। यू डोंट नो मी येट। उस रात राहुल वापस स्टडी में गया। दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी पर बैठा, ड्रॉर खोला। अंदर बस 3 फोटोग्राफ्स थीं, तीनों पब्लिक जगहों की, कुछ भी चीप या इन्वेसिव नहीं, लेकिन उसने उन्हें इतना देखा था कि अब आंखें बंद करके भी उसके चेहरे का हर एंगल याद था। उसने उंगली से एक फोटो का किनारा छुआ, बहुत धीरे से फुसफुसाया। तुम मुझे अब तक नहीं जानती लिटिल डव, पर मुझे पता है जब तुम मासूमियत से बोलती हो तो आवाज़ कहाँ टूटती है। मुझे पता है हंसते वक्त तुम हाथ किस तरफ हवा में उठा देती हो। कुर्सी से हल्का झुककर जैसे आने वाले वक्त से बात की। बहुत जल्द तुम्हें ये समझ आएगा कि हर आदमी औरत से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, कुछ मर्द उसके चारों तरफ पूरी दुनिया बना देते हैं। क्लोजिंग। केज नहीं, किंगडम। बाहर आखिरकार आसमान फटा। पहली बारिश की बूंद कांच की दीवार से टकराई। राहुल फिर से खिड़की के पास आया, नजरें ईस्ट विंग की तरफ। खाली हॉलवे, नया लाइट, नए रंग और हर कोने में एक ऐसी मौजूदगी की जगह जिसे उसने अपने दिमाग में पहले ही बसा लिया था। उसने बहुत धीरे कहा, तुम किसी पिंजरे में नहीं आ रही हो लिटिल डव, तुम एक किंगडम में कदम रख रही हो। तुम्हारा, मेरा, हमारा। चैप्टर 14 द फायर। राहुल के टावर में पहली सीधी टक्कर, प्योर कॉन्फ्रंटेशन। टॉप फ्लोर, जहां तकदीर का दरवाज़ा खुलता है। मुंबई के बीचों बीच राहुल देसाई का कॉर्पोरेट टावर। सबसे ऊपर वाला फ्लोर। काला मार्बल, कांच की दीवारें, कम बोलने वाले डार्क सूट्स में गार्ड्स और ऐसी खामोशी जो पावर की आदत में होती है। सीईओ ऑफिस के बाहर वाला हॉलवे बिल्कुल स्थिर था, जब तक हील्स की तेज आवाज ने हवा को चीर नहीं दिया। वो चल रही थी, सीधे ठोस कदमों से। क्रीम कलर्ड सी सिंपल कुर्ता, ना मेकअप, बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे, लेकिन उसका गुस्सा किसी भी लाल लिपस्टिक से ज्यादा तेज था। एंट्रेंस। वॉच मी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की घबराकर खड़ी हो गई, जैसे उसे पहले से वार्निंग दी गई हो इस नाम के बारे में। रिसेप्शनिस्ट हकलाते हुए, मैम, आप सीधे अंदर नहीं जा सकती, पहले अपॉइंटमेंट। इनाया बिना रुके, वॉच मी। सिक्योरिटी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो राहुल देसाई के प्राइवेट ऑफिस की भारी ओक डोर्स पूरी ताकत से धक्का देकर खोल चुकी थी। अंदर एक विशाल कमरा, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास, काली शेल्व्स, एंटीक किताबें, बहुत कम फर्नीचर, बहुत ज्यादा स्पेस। डेस्क पीछे ब्लैक शर्ट में राहुल बैठा था, स्लीव्स मुड़ी हुई, गोल्ड कफलिंग्स, चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन। दरवाजे की आवाज से उसने बस नजर उठाई और पहली बार उसे ऐसे देखा। चेहरा लाल, सांस तेज, आंखें धधकती हुईं। What the hell do you think you're doing? राहुल अपनी जगह से नहीं हिला, एकदम स्टेडी, पर आंखों में हल्की सी गहराई उतर आई, जैसे शिकारी पहली बार शिकार को खुद चलकर जाल में आता देखे। सोच रहा था, तुम कब आओगी? ज्यादा मत सोचो, ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ये गुस्सा है। वो डेस्क के पास आई, दोनों हथेलियां एज पर दे मारी, आगे झुककर बोली, किसने हक दिया तुम्हें मेरी जिंदगी डिसाइड करने का? मेरी शादी पीछे से फिक्स कर दी, ऐसे आदमी के साथ जिससे मैंने ठीक से बात भी नहीं की। ये सब क्या है? रिवेंज? बिजनेस मूव? तुम्हारा ईगो? राहुल अनफेज्ड लेकिन और डेंजरस। राहुल कुर्सी पर पीछे झुक गया, आंखें उसकी आंखों पर टिकी रहीं। इनमें से कोई नहीं इनाया। ओह, तो फिर ये प्यार है? प्लीज, मुझ पर इंसल्ट करने की जरूरत नहीं। राहुल की आवाज अब थोड़ी तेज, ज्यादा साफ हो गई। मैंने तुम्हें कभी इंसल्ट नहीं किया, मैंने बस वो प्रोटेक्ट किया है जिसे मैं चाहता हूं। चाहते हो? मैं क्या हूं, प्रॉपर्टी? तुमने बस एक बार देखा और डिसाइड कर लिया कि अब ये तुम्हारी है? राहुल की आवाज और धीमी और खतरनाक हुई। नहीं, मैंने तुम्हें एक बार देखा और डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए इतनी सॉफ्ट दुनिया बनाऊंगा जो तुम्हें संभाल सके। कुछ पल के लिए कमरा चुप हो गया, उसकी सांस हल्की सी अटक गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। तुम मुझे जानते भी नहीं,
आई नो इनफ। राहुल उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे डेस्क के किनारे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे पता है, तुम्हारी हंसी तुम्हारे कदमों से तेज गूंजती है। मुझे पता है तुम पोएम्स पढ़ती हो, लेकिन स्टेज पर उन्हें सुनाना पसंद नहीं। मुझे ये भी पता है, तुम अपने बैग में हमेशा बैंडेड्स रखती हो, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जो कभी गिर जाए। वो अब सिर्फ कुछ कदम दूर था, छुआ नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी खुद में एक पकड़ जैसी थी। मुझे इतना पता है कि यकीन कर सकूं, और बाकी जिंदगी उसके आगे सीखने में बिताऊंगा। वो एक कदम पीछे हटी, पर उसकी नज़रें अब भी उससे नहीं हट रही थीं। इनाया, आवाज़ टूटती हुई, तुमने मेरे पिता को इसमें घसीटा, तुमने कॉर्नर किया, उन्हें डर का इस्तेमाल किया। राहुल, साफ सिर हिलाते हुए, किया, और मुझे अफसोस नहीं है। इनाया, क्यों? बस इतना बता दो, क्यों? वो और नज़दीक आया, बस सांस भर की दूरी पर, फिर भी हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम यूं ही किसी एक्सीडेंट की तरह मेरी ज़िंदगी में गिर पड़ो। मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, इसलिए कि मैंने पूरा ब्रह्मांड खींचकर तुम्हें अपनी तरफ कर लिया है। इनाया, फुसफुसाकर, मुझे तुमसे नफरत है। राहुल, बहुत धीमे, नहीं, तुम्हें मेरे किए हुए कामों से नफरत है। मेरी आंखों में देख के बोलो कि इस वक्त तुम कुछ भी महसूस नहीं कर रही। उसने मुंह खोला, शायद झूठ बोलने के लिए, लेकिन शब्द अटक के रहे। उसकी आंखों की इंटेंसिटी, वो खींच तंग कर रही थी, खा रही थी। वो गुस्से में पलटकर उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ी हो गई, आंखों में जलती हुई नमी के साथ। इनाया, तुम मुझे डराते नहीं। उसकी पीठ की तरफ देखते हुए राहुल ने बहुत धीमे कहा, मैं तुम्हें डराना ही नहीं चाहता लिटिल डव। वो जम गई, धीरे धीरे मुड़ी। व्हाट डिड यू कॉल मी? इनाया, बहुत धीमी आवाज़ में, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? राहुल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो जो जीत नहीं, मालिकाना यकीन से आती है। राहुल, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं तुम्हें कभी बुलाऊंगा। उसने उसे घूरा, अब भी गुस्से में, लेकिन भीतर से हिल चुकी। इनाया, ये खत्म नहीं हुआ। राहुल ने एक कदम पीछे लिया, जैसे उसे रास्ता दे रहा हो। राहुल, नहीं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। वो बिना कुछ और बोले दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई, कदम तेज, दिल और तेज। कमरा फिर से खाली हो गया। राहुल की नज़र कुछ देर तक उसी जगह टेकी रही जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ी थी, और उस खामोशी में उसने धीरे से कहा, आज तुम मुझसे लड़ने आई थी, एक दिन तुम खुद चलकर यहीं रहने आओगी। चैप्टर 15 द स्वीटनेस बिटवीन शैडोज। केक शॉप की मुलाकात, आग और डर के बीच मीठा एक पल। लेट आफ्टरनून का सूरज सड़क पर शहद जैसी सुनहरी रोशनी फैला रहा था जब इनाया कार से उतरी। राहुल के ऑफिस में हुई लड़ाई की आग अब भी उसकी धड़कन में दौड़ रही थी, पर उसे ब्रेक चाहिए था, कुछ सिंपल, कुछ नॉर्मल। वो उसी छोटी केक शॉप में आई जहां बचपन से आती थी। वनीला, चॉकलेट, फ्रेश क्रीम की महक उसे पुराने सुरक्षित दिनों की तरह घेरने लगी। कांच के काउंटर पर चलते हाथ, रेड वेलवेट, मैंगो टार्ट, ट्रफल फज। इनाया, धीमे से, एक स्ट्रॉबेरी चीज़ केक स्लाइस प्लीज़। कॉर्नर की ग्लास वाली प्लांट से घिरी सीट, वही जगह जहां वो पहले भाई के साथ बैठती थी। आज वो अकेली उसी जगह बैठ गई, कुर्सी में धंसकर बाहर दौड़ती दुनिया को देखती रही। कई दिनों बाद उसके कंधे थोड़ी ढीले पड़े, जब तक उसे उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई। द केज और उसका शिकारी। उसकी नज़र अनजाने में दरवाजे की तरफ चली गई। वहां वो था, राहुल। ब्लैक 3 पीस सूट, ऊपर का बटन खुला, स्लीव्स आधी मुड़ी, हाथों की नसें साफ, आंखें सीधे उसकी तरफ टिकी हुईं, जैसे वो हमेशा देख रहा हो, जैसे उसने सिर्फ सांस लेकर ही उसे बुला लिया हो। वो सीधी बैठ गई, गुस्सा फिर से सीने में गोल गोल घूमने लगा। वो काउंटर से गुजरा, वेट्रेस की तरफ देखा तक नहीं, सीधे उस ग्लास केज में आकर उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो कुछ नहीं बोली, पर उसके पहले शब्द तेज साफ निकल गए। इनाया, अब पीछा भी कर रहे हो मेरा? उसने पलक नहीं झपकाई। नहीं, मुझे पहले से पता था तुम यहाँ आओगी। तुम हमेशा यहीं आती हो जब तुम्हें फिर से नॉर्मल महसूस करना होता है। ये बात उसे गुस्से से ज्यादा डरा गई।
तुम मुझे जानते नहीं? मुझे पता है, तुम्हें चीज़ केक ठंडा पसंद है, रूम टेम्परेचर नहीं। तुम्हें फॉन्डेंट से नफ़रत है। तुम शादी वाले वीडियोस देख के रो पड़ती हो, और जब तुम बहुत गुस्से में होती हो तो अपनी सांस रोककर खड़ी रहती हो, जैसे अभी। उसकी उंगलियां फोक पर और कस गईं। इनाया फुसफुसाकर, तुम पागल हो। वो थोड़ा आगे झुका, आवाज़ धीमी पर धारदार। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। मैं जो चाहता हूं उससे पीछे नहीं हटता। आज तुम चीखते हुए मेरे ऑफिस में आई थी, जैसे मुझसे नफरत करती हो, पर तुम आई तो थी। मेरे लिए बस यही मैटर करता है। दिस इज़न्ट लव, दिस इज़ ऑब्सेशन। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप गई। क्योंकि तुमने मुझे कोने में कर दिया है, मेरे पिता की जिंदगी उलट दी, हमारी दुनिया में वायरस की तरह घुस आए तुम। राहुल, शांत पर साफ, तुम्हारे करीब आने के लिए। उसकी ईमानदारी थप्पड़ की तरह लगी। वो तेजी से खड़ी हुई, कुर्सी पीछे स्क्रेप हो गई। ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, कंट्रोल है। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, राहुल। उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदला नहीं, पर शब्द और ठंडे हो गए। मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद चलकर आओगी। हर बार जब तुम भागने की कोशिश करोगी, रोड के अंत में मैं ही खड़ा मिलूंगा तुम्हें। वो भी उठ गया, ऊपर से और लंबा, आवाज नीची पर स्टील जैसी। केक खा लो इनाया, पिघलने से पहले, जैसे तुम्हारा गुस्सा पिघलेगा। और वो मुड़कर चला गया, धीमे नपातुला कदम, उसके दिल की रफ्तार छोड़कर। वो नीचे देखती रही, प्लेट में रखा केक। अब उसे खाने का मन नहीं था। बाहर की सड़क मीठा डर बन चुका था। वो अचानक झटके से उठी, कुर्सी लगभग गिर ही गई थी। उसका सीना तेजी से उठ बैठ रहा था, जैसे कोई पिंजरे में बंद चिड़िया सांस ढूंढ रही हो। बिना एक शब्द बोले उसने अनटच्ड चीज केक, जो अब हल्का नर्म हो चुका था, उठाया, पेपर बैग में दबाया और कैफे से बाहर निकल गई। हील्स की आवाज़ फुटपाथ पर गूंजती रही, उंगलियां बैग पर कांपती रहीं। उसने पलटकर नहीं देखा, न कांच की तरफ, न उस आदमी की तरफ जो उसके दिमाग में पहले से खड़ा था। कार में डर, गुस्सा और वो मीठा टुकड़ा। ड्राइवर ने तुरंत डोर खोला, उसकी अचानक एग्जिट से खुद घबरा गया था। वो अंदर बैठी, डोर जोर से बंद किया, सीधा आगे देखने लगी। इनाया, होम। ड्राइवर ने सवाल नहीं किया। कार चल पड़ी। खिड़की के बाहर शहर पीछे सरकता रहा और उसके अंदर सब कुछ उलझता रहा। सीने में जकड़न, गुस्सा, कन्फ्यूजन और उसकी आवाज़ की हल्की सी गर्मी जो अब भी कानों में फंसी हुई थी। उसकी गोद में चीज़ केक रखा था, अब भी अनटच्ड। खाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये पता था कि ये उसका फेवरेट है। और ये बात किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे डरा रही थी। राहुल्स ऑफिस, डेविल इन कंट्रोल। उसी वक्त ऊंचे टावर के ऊपर राहुल कांच की दीवार के पास खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरे में फाइल। डिटेल रिपोर्ट रणविजय मल्होत्रा पर, उसके एसेट्स, डील्स, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ किस पर दबाव डाला जा सकता है, सब कुछ किसी शिकार की तरह साफ खुला पड़ा था। पीछे कुछ दूरी पर उसका असिस्टेंट मेहुल ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन राहुल के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक नाम था, इनाया। वो आग जो उसकी आंखों में थी जब वो ऑफिस से निकली, वो हल्का सा कांप जब उसने कहा था कि वो उससे डरती है। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, एक गलत मूव और वो फिसल जाएगी। वो ये रिस्क अब नहीं ले सकता था। राहुल, मुझे रणविजय की हर डिटेल चाहिए, कुछ भी अनयूजुअल लगे तो मुझे इमीडिएटली बताना। मेहुल ने हल्का रुककर सवाल किया। और इनाया सर? राहुल की आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी हो गई। उसे कोई छुएगा नहीं, कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई पास भी नहीं जाएगा। उसे वक्त चाहिए शांत होने का, उसे स्पेस चाहिए। फिर उसका जबड़ा थोड़ा कसा। पर मैं ये इंश्योर करूंगा कि उस स्पेस से सिर्फ एक ही दिशा हो, वापस मेरी तरफ। मेहुल ने चुपचाप सिर हिलाया और बाहर चला गया। राहुल ने डेस्क पर जाकर एक छोटा ड्रॉअर खोला। अंदर एक छोटा वेलवेट बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक नाजुक सिल्वर ब्रेसलेट था, पतला, सिंपल, अंदर की तरफ बहुत छोटा सा ई उकेरा हुआ। उसने अंगूठे से उस अक्षर पर हाथ फेरा, धीमे से कहा,
तुम पहले से ही मेरी हो इनाया, बस अभी तुम्हें यकीन नहीं है। जैसे ही इनाया घर के अंदर आई, उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और उसी के सहारे पीठ टिका दी। आंखें बंद, सांसें छोटी, हाथ में अभी भी मसलता हुआ केक वाला पेपर बैग। सीने में दर्द था, भागने से नहीं, महसूस करने से। कैफे में उसकी आंखों ने जिस तरह उसे देखा था, जैसे वो पहले से उसकी हो, जैसे उसके हर कदम का नक्शा पहले ही खींच रखा हो उसने, वो सब फिर से जहन में चल पड़ा। उसने बैग को पास वाली मेज पर पटक दिया। स्ट्रॉबेरी चीज केक। और दिमाग में उसकी आवाज, केक खा लो इनाया, पिघलने से पहले, जैसे तुम्हारा गुस्सा पिघलेगा। उसे नफरत थी कि वो सही था। उसे नफरत थी कि उसके सामने उसके हाथ कांप गए थे। कमरे की चुप्पी और अंदर की चीख। इनाया घंटों अपने कमरे में रही। न माँ की आवाज़ का जवाब, न दरवाजे पर हुई नॉक का, न डिनर के लिए बाहर आना। उसके दिमाग में आंधी थी। शरीर दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसा था। एक तरफ उसकी आवाज़ की याद, दूसरी तरफ उस पर उठता गुस्सा। सीना जकड़ा हुआ, बाहें भारी, ख्याल बिखरे हुए। वो बेड पर लेटी छत घूरती रही, अपने आप से फुसफुसाई, वो ये सब मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं उसे जानती भी नहीं। पर दिल का एक छोटा हिस्सा इस बात से झूठा कंफर्ट नहीं ले पा रहा था। बातों से नहीं, मौजूदगी से वो उसे जानने लगी थी। क्योंकि 1, वो हमेशा जानता था कि वो कहाँ मिलेगी। 2, उसके थ्रेट्स में पैनिक नहीं, खतरनाक कामनेस थी। 3, उस केज में वो उसके कितने पास खड़ा था। उसकी स्किन अब भी उस डिस्टेंस को याद कर रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे सब शट कर देगी, पर अंधेरे में भी उसका चेहरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ राहुल की रातें बिना नींद के। कहीं और राहुल अपनी स्टडी में बैठा था, एक प्राइवेट स्क्रीन पर चुपचाप चलती फुटेज। सड़क के उस पार की छत पर एक धुंधली सी परछाई, उसके आदमियों में से एक जो बस देख रहा था। उसका घर, उसकी खिड़की। राहुल की पलकें भी नहीं झपक रही थी। वो सोया नहीं था, कई दिनों से नहीं, क्योंकि इनाया वाली ऑब्सेशन नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उसने उसे छुआ नहीं था, फिर भी उसे लगता था जैसे आग को हाथ लगा आया हो। वो उस पर चिल्लाई थी, उसके शब्दों को धक्का दे दिया था, वॉकआउट कर गई थी, लेकिन वो आई थी, उसके ऑफिस, उसके केज वाले कैफे, उसे फेस करने। उसके लिए इतना ही काफी था, ये उसके लिए सब कुछ था। फेज 2 रुका क्योंकि दिल दांव पर है। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मेहुल की रिपोर्ट, रणविजय मल्होत्रा के अकाउंट्स में थोड़ी गड़बड़ मिल रही है, फेज 2 शुरू कर दे। राहुल ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। वो खिड़की तक गया और रात के काले आसमान को देखा, दूर दूर तक बिखरी सिटी लाइट्स के बीच अपना ही रिफ्लेक्शन। राहुल धीमे से, रिस्क नहीं उठा सकता, अभी नहीं। अगर उसने बहुत ज्यादा पुश किया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। अगर उसने बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाया तो वो भाग जाएगी। पहले उसे उसका नाम नहीं, उसका दिल चाहिए था। उसे उसकी नज़रों में खुद को जस्टिफाई करना था, चाहे इसके लिए उसे खामोश रहकर खुद को जलाते रहना पड़े। उस पेशेंस के पीछे एक और आग थी जो सब जला देने की क्षमता रखती थी। राहुल रात से फुसफुसाकर, एक गलत चाल और मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन सुनो इनाया, मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर से ही प्यार करवाऊंगा जो पहले से तुम्हारा हो चुका है। वापस इनाया, दूरी भी जल रही है। करीब मिडनाइट पर इनाया ने फाइनली अपनी खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई, चेहरे को छू कर गुजरी। वो चुपचाप खड़ी रही, आंखें सड़क पर कहीं टिकाए हुए। किसे ढूंढ रही थी, उसे खुद नहीं पता। किसी शैडो को, किसी हलचल को, किसी जवाब को। उसने अनजाने में अपनी कलाई छुई, खाली। उसने शाम को अपना ब्रेसलेट उतार दिया था, जो वो लगभग हमेशा पहनती थी। पहली बार उसे अजीब सा नंगा नंगा सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से चोट लगानी शुरू कर दी हो। जैसे वो पहले ही आधे रास्ते तक कहीं ऐसी जगह चली गई हो जहां से लौटना अब उसके हाथ में पूरी तरह नहीं रहा। चैप्टर 17 द इन्विटेशन। एक फ़ोन की कॉल और 3 दिलों की रात। राहुल, इनाया, अनुराधा। कुछ जंगें बंदूक से नहीं, एक यस और एक कल शाम 6 बजे से शुरू होती हैं। गाला की प्लानिंग। उसके दिमाग में पहले से उसका चेहरा।
देसाई होटल की शैंडलियर की रोशनी राहुल के सिर के ऊपर चमक रही थी। इवेंट प्लानर वीआईपीज की लिस्ट पढ़ रही थी। उसका ध्यान आधा था जब एक लाइन ने उसे वापस खींच लिया। सर, आपके नाम के साथ +1 लिखा है, पार्टनर आएंगे? उसने जवाब नहीं दिया। जरूरत भी नहीं थी। उसके दिमाग में वो साफ दिख रही थी, इनाया। कुछ सॉफ्ट, कुछ एलिगेंट, कुछ गुस्से से भरी हुई, उसके बगल में चलते हुए, जैसे कोई रानी जिसके साथ शैतान खुद एंट्री ले रहा हो। उसके होठों पर हल्की सी ट्विस्टेड मुस्कान आ गई। कॉल, योर फ्यूचर हस्बैंड। रात को शहर थोड़ा शांत हुआ था। इनाया बेड पर लेटी फोन पर बेवजह स्क्रॉल कर रही थी, माइंड की आवाज़ दबाने की कोशिश। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमका। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर कॉल उठा लिया। इनाया, सावधानी से। हेलो। एक छोटी चुप्पी, फिर वो आवाज़, गहरी, खतरनाक स्मूथ, जैसे वेलवेट में छुपी धार। राहुल। अरे, नो हाय नो हेलो, दिल दुखा दिया तुमने लिटिल डव। उसकी सांस रुक सी गई। वो तुरंत सीधी बैठ गई। इनाया, कौन है? हालांकि उसे पता था। राहुल, हल्की हंसी के साथ, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। उसकी उंगलियां बेडशीट कसकर पकड़ गईं। इनाया, राहुल? वो उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे गाली हो। राहुल, बस यही स्वीटनेस सुननी थी। इनाया, काटते हुए, अब क्या चाहिए तुम्हें? राहुल, सोच रहा था कल एक बहुत बोरिंग, ओवरप्राइज्ड फंक्शन अटेंड करना है, बिजनेस, पॉलिटिक्स और हीरे पहनकर घूमते शैतान। तो सोचा मेरी फेवरेट छोटी आंधी सलवार कमीज में मेरे साथ चले तो रात काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वो कड़वाहट से हंसी। इनाया, सपने देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। राहुल ने नकली ठंडी सांस भरी। ऐसा मत करो इनाया, मेरे नाजुक दिल को चोट पहुंचती है, और मैंने तो तुम्हारे कपड़े का रंग भी इमेजिन कर लिया है। इनाया, मुझे परवाह नहीं तुमने क्या इमेजिन किया, मैं तुम्हारी गुड़िया नहीं हूं। थोड़ी देर की चुप्पी, फिर उसकी आवाज़ और नीचे गिर गई, धीमी मगर खतरनाक। राहुल, चलो, और सीधा बोलता हूं, कल 6 बजे रेडी रहना, कुछ खूबसूरत पहनना, मैं कार भेज दूंगा। उसने सख्ती से कहा। इनाया, मैंने कहा ना मैं नहीं। राहुल धीरे से, हर शब्द तोलकर, क्या चाहती हो तुम? कि मैं सीधे तुम्हारे घर आऊं, तुम्हें सबके सामने, तुम्हारे ही पिता की आंखों के सामने कंधे पर उठाकर ले जाऊं, जैसा तुम सोचती हो वैसा जानवर बनकर? कमरा एकदम चुप हो गया, क्योंकि वो जानती थी वो कर सकता है। उसने धीरे से निगला। इनाया, फुसफुसाकर, तुम पागल हो। राहुल, बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना इनाया, बस अभी के लिए मेरे साथ चलना है। फिर ऑलमोस्ट कैजुअली, राहुल, कल 6 बजे, और वो छोटे रूबी वाले इयररिंग्स पहनना, तुमने उन्हें 3 साल पहले कज़न की एंगेजमेंट पर पहना था। तुम खाने लायक लग रही थी। फिर कॉल कट। लाइन पर बस उसकी तेज सांसें, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा और अंदर कहीं जलती हुई झिझक। गार्डन, नो कहना तूफान को मना करने जैसा है। थोड़ी देर बाद वो गार्डन में आई। पापा वार्म लाइट के नीचे रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। इनाया, पापा? रणवीर ने ऊपर देखा, चिंता साफ थी। रणवीर, हाँ बेटा? वो उसकी आंखों में नहीं देख पाई। इनाया, राहुल का फ़ोन आया था, उसने कहा मुझे कल उसके साथ एक फंक्शन में जाना है। रणवीर के जबड़े कसे, कनपटियों की नसें उभर आईं। रणवीर, तुमने मना किया? उसने सिर हिलाया। किया, फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर चुप्पी रही, फिर वो लगभग फुसफुसाकर बोली। इनाया, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं गई तो वो क्या करेगा। मैं उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन इतना जानती हूं कि वो झूठ नहीं बोलता। रणवीर की आवाज़ खुरदुरी हो गई। इनाया, तुमने मना किया? इनाया, सीधे नहीं, पर उसने कहा अगर मैं फिर रिफ्यूज़ करूं तो वो घर आकर मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएगा, और मैंने उस पर विश्वास किया। वो खड़ा हो गया, कागज़ उसकी मुट्ठी में मसल गए। रणवीर, वो आदमी खतरनाक है इनाया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसने नज़र नीचे गड़ा दी। इनाया, मुझे पता है, पर उसे मना करना तूफान को मना करने जैसा लग रहा है पापा। मुझे वक्त चाहिए, सोचने का, कुछ करने का। उसके असहाय शब्दों पर उसके पिता का दिल टूट गया। उसने उसे कस कर थाम लिया। रणवीर, मैं ठीक करूंगा सब, मैं वादा करता हूं, बस मजबूत रहना, सुन रही हो? वो सिर हिलाती रही, लेकिन उसकी आंखें उलझी हुई, टूटी हुई, कांपती हुई, ऑलरेडी राहुल देसाई की दुनिया में खींची जा चुकी थी। माँ का कमरा, भूलने के लिए फीकी मत बनो, आग बनो। रात गहरी हो चुकी थी,
ज्यादातर घर में रोशनी कम थी, पर अनुराधा के कमरे से सिलाई मशीन की हल्की आवाज अभी अभी रुकी थी। वो किसी रिश्तेदार के बच्चे के लिए छोटी सी कॉटन की कुर्ती टांक रही थी जब दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। अनुराधा, आओ अंदर आओ। दरवाज़ा खुला। इनाया खड़ी थी थ्रेशहोल्ड पर, झिझकती हुई। कॉटन कुर्ता ढीली, भौएं चिंता से सिकड़ी, होंठ ऐसे भींचे जैसे बहुत कुछ छुपा कर रखे हों। इनाया, माँ। आवाज़ छोटी, थोड़ी शर्मिंदा सी। अनुराधा ने तुरंत सिलाई का काम साइड रख दिया। क्या हुआ बेटा? वो धीरे धीरे आकर माँ के पास बैठ गई, पर आइज फ्लोर पर। काफी देर चुप रहने के बाद धीमे से बोली, इनाया, राहुल का फोन आया था। अनुराधा का शरीर 1 सेकंड को टेंस हुआ, पर चेहरा सॉफ्ट ही रहा। क्या कह रहा था? इनाया, कल रात एक बिजनेस फंक्शन है, वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं एज हिज डेट। अनुराधा के हाथ गोद में ही रुक गए। और तुमने क्या कहा? इनाया, ऑफकोर्स ना कहा, पर उसे परवाह नहीं थी। थोड़ी देर रुकी, आवाज हल्की टूट गई। इनाया, उसने कहा अगर मैं खुद नहीं गई तो वो घर आकर मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएगा, जैसे कोई जंगली जानवर। अनुराधा का दिल उस एक लाइन पर सिकुड़ गया। इनाया की आंखों में खालिस डर था। इनाया फुसफुसाकर, मुझे डर लग रहा है माँ, उससे नहीं जो वो कर सकता है, उससे भी ज्यादा उससे जो मैं उसके आसपास हो गई हूँ। मुझे लगता है वो हर बार बोलता है और मुझसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा खिसक जाता है। कमरा कुछ देर एक शेयर्ड बेबसी में डूबा रहा। फिर इनाया हल्की कड़वी हंसी के साथ बोली, इनाया, असल में मैं कुछ और पूछने आई थी। अनुराधा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या चाहिए बेटा? इनाया धीमे, फंसी हुई, कल क्या पहनूंगी ये नहीं समझ पा रही। इनाया, मैं अच्छी नहीं दिखना चाहती माँ, मैं चाहती हूँ वो मुझे देखे और कुछ महसूस ना करे, वो रिग्रेट करे कि उसने मुझे चुना। अनुराधा भौएं हल्की चढ़ाई। मतलब? इनाया, कुछ डल ढूंढो, साधारण ग्रे या ब्राउन, कोई रेड नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, ना काजल ना हील्स। मैं नहीं चाहती कि उसके पास एक भी वजह हो मुझे ऐसे देखने की जैसे मैं उसकी चीज हूं। अनुराधा ने बहुत देर तक अपनी बेटी को देखा। ये वही लड़की थी जो अंदर से चटक रही थी, पर बाहर से चुपचाप बैठी थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम चाहती हो कि ऐसे आदमी को अपने से दूर रखने के लिए तुम्हें देख ही ना पाए वो? बेटा, ऐसे राक्षस कपड़ों से नहीं गिरते, उन्हें डर से ताकत मिलती है। जितना तुम खुद को छोटा करोगी उतना वो अपने को बड़ा महसूस करेगा। इनाया आवाज फुसफुसाहट से भी कम। तो फिर करूं क्या माँ? मैं कोशिश करती हूं कि उससे नफरत करूं, सच में करती हूं, पर वो मेरे दिमाग में है, मेरी स्किन में है, मेरी चुप्पी में है। अनुराधा ने उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया, जैसे बचपन में लगाती थी। अनुराधा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, फिर ये मत करो कि खुद को मंद कर लो ताकि तुम उसे एस्केप कर सको। अगर जाना ही है तो शैडो बनकर नहीं, आग बनकर जाना। ऐसा पहनना जो तुम्हें खुद पावरफुल महसूस कराए, उसके लिए नहीं, अपने लिए। इनाया ने माँ के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। अनुराधा ने उसके माथे पर किस किया, और उस रात एक माँ ने अपनी बेटी को पहले से ज्यादा कस कर पकड़ा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था जो तूफान इनाया के बाहर था वो अब उसके अंदर भी जड़ें जमा चुका है। घड़ी ने 6 बजाए। मल्होत्रा मैंशन की बड़ी मार्बल सीढ़ियां आज पहली बार इतनी चुप थीं, सिवाय कपड़े के हल्के से सड़कने की आवाज के। इनाया धीरे धीरे उतर रही थी। उसने डीप वाइन रेड अनारकली पहनी थी। मखमल जैसी गिरावट, फिटेड बॉडिस उसके बदन से लगकर नीचे रिचनेस की लहर बनती हुई। उसका दुपट्टा छोटे छोटे सोने के तारों से सजा हुआ, किसी रात के आसमान पर बिखरे सितारों जैसा। स्क्वायर नेकलाइन उसकी कॉलर बॉन्स को हल्की रोशनी में चमकने दे रहा था। बाल खुले, बस कुछ लटें कानों के पीछे अटकी, जहां नाजुक झुमके धीरे धीरे झूल रहे थे। कलाई में बस एक पतली सी बाली, होठों पर हल्का सा रंग, आंखों में सॉफ्ट काजल। ये सब उसके लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसके अंदर का एक हिस्सा अब भी देखे जाने की इच्छा रखता था। सीढ़ियों के नीचे राहुल खड़ा था। ब्लैक टक्सीडो, शार्प, टेलर्ड, खतरनाक। वो टाइप का आदमी जिसे भूलने की कोशिश करो तो भी याद रह जाए। वो कफलिंग सीधा कर रहा था जब उसकी नज़र ऊपर उठी, और वहीं थम गई। उसकी सांस हल्के से अटक गई। बाकी सब बैकग्राउंड में धुंधले हो गए। बस वो थी। वो उसे देखता रहा, ऐसे जैसे जिंदगी में पहली बार किसी औरत को देख रहा हो।
हॉलवे के एक कोने से रणविजय और अनुराधा ये सब देख रहे थे। रणविजय के जबड़े कसे हुए, असहाय गुस्सा आंखों में, लेकिन अनुराधा दिल टूटता हुआ भी ये मानने से इनकार नहीं कर पाई कि उनकी बेटी आज किसी ख्वाब की तरह लग रही थी, और ये भी कि जिस नज़र से राहुल उसे देख रहा था वो नज़र पीने वाली थी, सिर्फ देखने वाली नहीं। राहुल धीमे कदमों से आगे बढ़ा, आंखें एक पल को भी उससे नहीं हटी। उसने हाथ बढ़ाया। शैलवी। इनाया थमी। वो जानती थी अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वो कुछ ऐसा करेगा जिसमें तमाशा ज्यादा होगा, इज्जत कम। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मन न होते हुए भी हिली और उसके हाथ में आ गईं। उसका हाथ गरम, बड़ा, कब्जा करने वाला था। एक धीमी अंधेरी मुस्कान। तुम खूबसूरत लग रही हो। वो जवाब नहीं देती, बस नजरें मोड़ लेती है। कार तक पहली छूहन। बाहर काला एसयूवी शाम की रोशनी में चमक रहा था। राहुल ने डोर खोला, जैसे किसी रॉयल्टी के लिए। वो झुकने लगी तो उसने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ के निचले हिस्से पर हल्का सा सहारा दिया, इतना कि उसका सांस रुक जाए, इतना कम कि कोई शिकायत का शब्द न निकल सके। केयरफुल। डोर बंद हुआ, वो दूसरी तरफ घूमकर ड्राइवर सीट में बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ। अंदर बहुत चुप्पी थी। एसी की ठंडी हवा, बाहर भागती सिटी लाइट्स, पर दोनों खिड़की की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ बुने हुए। कुछ देर बाद वो फट पड़ी। स्टेयरिंग बंद करोगे प्लीज? राहुल के होठों पर आधी मुस्कान आई। उसने सिर नहीं घुमाया, बस कहा, रोक नहीं पा रहा। तुम आज चलती फिरती कविता लग रही हो। उसने घूर कर देखा। तुम घिनौने हो और तुम झूठ बोल रही हो। एक्सक्यूज मी? तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें देखूंगा। तुम जानती थी मैं देखूंगा, और तुम्हें अच्छी तरह पता है ये मुझ पर क्या असर करेगा। वो उसकी तरफ घूमी गुस्से से। ये मैंने इसलिए पहना क्योंकि माँ ने निकाला, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। उसने एक नज़र डाली। लेकिन तुमने मना भी नहीं किया। वो फिर से नज़रें मोड़कर बाहर देखने लगी। सीना हल्का सा उठ बैठ रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आवाज़ नर्म हुई। तुम सोचती हो मुझे सिर्फ आज की तुम्हारी शक्ल चाहिए लिटिल डव। मुझे वो तरीके अच्छे लगते हैं जिनमें तुम सांस लेती हो जब गुस्से में होती हो। तुम्हारी चुप्पी शब्दों से ज्यादा तेज मुझ पर चिल्लाती है। यही चीज मुझे जला रही है। उसने मुट्ठियां कस लीं। तुम ऐसे बोलते हो जैसे ऑब्सेशन ही प्यार हो। नहीं, ऑब्सेशन प्यार से भी बुरा होता है। ये ज्यादा खाता है और तुम दूर चली जाओ तो भी मरता नहीं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर उसकी आवाज़ एकदम लो हो गई। लेकिन अगर कभी मैं सचमुच तुम्हें डरा दूं, सचमुच डरा दूं, तो तुम कह देना। मैं जिससे प्यार करता हूं उसे चोट नहीं पहुंचाता, चाहे अंदर कितना भी अंधेरा हो। ये एक लाइन उसके अंदर तक जा घुसी, क्योंकि उसे पता था ये आदमी पागल है पर झूठा नहीं। उसकी डार्कनेस एक्टिंग नहीं थी, उसकी मैडनेस ड्रामा नहीं था, लेकिन उसका खुद को रोकना ये असली था। और यही बात उसे और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। वो उसकी तरफ मुली बहुत धीमे से। तुम मुझे तोड़ दोगे, है ना? उसने रोड से नज़र नहीं हटाई, हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं इनाया, मैं बस तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। गाड़ी आगे बढ़ती रही, उसे सिर्फ फंक्शन तक नहीं, उस तूफान के अंदर और गहरे ले जाती हुई जिसमें अब वो आधे जहन से खुद चलकर आ रही थी। वर्ड्स की आग, किताबें, माँ और एक अधूरी जिंदगी। कुछ वक्त वो दोनों चुप रहे। चुप्पी पहले ढाल थी, फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्पेस बन गया जो खुद ब खुद बात मांगने लगा। राहुल ने अचानक पूछा, तुमने हमेशा लिटरेचर पढ़ना चाहा? वो थोड़ा चौंकी। तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हें। वो हल्का सा रुकी, फिर धीमे से बोली, हाँ, बचपन से। किताबें लोगों से ज्यादा ऑनेस्ट लगी। कहानियां झूठ नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें भागने के लिए कुछ तो चाहिए था। उसके चेहरे पर खुद ही से एक हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। अभी भी चाहिए। राहुल की उंगली स्टीयरिंग पर टैप करने लगी। आवाज़ हल्की बदली, थोड़ी वल्नरेबिलिटी के साथ। मैं छोटा था तो रात को माँ मुझे कहानियां पढ़कर सुनाती थी। वो सच में पहली बार चौंकी। फिर क्या हुआ उन्हें?
कैंसर। मैं 14 था। चुप्पी इस बार भारी हो गई, बहुत धीमे से। मुझे अफसोस है। उसने सिर हिलाया। मत करो। वो ही वजह है कि मुझे आज भी पता है प्यार कैसा लगता है। आज भी जब मैं गंदगी में डूबा होता हूँ तो याद आता है उन्होंने एक बार कहा था, तो आग बनना राहुल, पर ऐसा नहीं कि अंदर से ही जल जाए। ये लाइन इनाया के भीतर कुछ देर तक गूंजती रही। वो कोई नाम न देने वाली फीलिंग को ब्लिंक करके हटाने की कोशिश करती रही। और तुम्हारे पिता? उसके चेहरे पर एक ठंडी परत आ गई। उन्होंने सब जला दिया, उसका भी, अपना भी। वो ज्यादा नहीं पूछी, कुछ जख्मों को डिटेल की जरूरत नहीं होती। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा बचपन कैसा था? वो कांच से सिर टिकाकर बाहर देखती रही। शांत था, नॉर्मल शायद। पापा ने कभी मेरी किसी इच्छा को नो नहीं कहा। माँ, वो हमेशा सॉफ्ट रही हैं। मैं टीनेजर थी फिर भी अक्सर माँ के पास ही सोती थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराती रहती और मैं सो जाती। एक हल्की मुस्कान आई। मुझे वो एहसास याद आता है कि कोई है जिसके पास मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। राहुल ने इस बार सच में उसे देखा। ये लड़की सुंदर तो थी ही, पर सबसे ज्यादा सच्ची थी। और ये सच्चाई इस दुनिया में सबसे रेयर थी। बहुत हल्की आवाज में बोला, तुम ये अभी भी पा सकती हो इनाया। मेरी दुनिया हमेशा केज नहीं रहनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर इसे शेप कर सकती हो। वो उसकी तरफ तेजी से मुड़ी। तुम ये बातें क्यों बोलते हो? एक वाक्य में मुझे तोड़ देते हो, दूसरे में मुझे बांध देते हो। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। क्योंकि मुझे नहीं आता और तरह से प्यार करना। कभी किसी ने नहीं सिखाया कैसे प्रोटेक्ट करना है बिना पजेस किए। उसकी सांस हल्की फंस गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। कुछ उनकी आंखों के बीच से गुजरा, न ऑब्सेशन न डर, बस कुछ बहुत इंसानी। वो जल्दी से नजरें मोड़ गई। तुम्हें पता है कितना थकाने वाला होता है किसी से नफरत करना, और फिर भी सोचना वो अकेला हंसे तो कैसी साउंड आएगी? राहुल की आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। और तुम्हें पता है कितना थकाने वाला होता है किसी को इतना चाहना जो हर बार तुम्हारी आवाज सुनकर सिकुड़ जाए? दोनों कुछ देर के लिए उस कन्फेशन में बैठे रहे। न कोई गेम, न पावर प्ले, बस दो सच, आमने सामने ब्लीडिंग। थोड़ी देर बाद वो धीमे से पूछ बैठी, अगर हम किसी और जिंदगी में मिलते जहां तुम ये सब न होते जो आज हो, और मैं तुमसे इतनी डरी हुई न होती, तो क्या हम साथ बन पाते? उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। किसी और जिंदगी में इनाया, मैं रोज तुम्हारे कॉलेज गेट के बाहर खड़ा होता, बस तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। टारगेट शीट्स नहीं, पोएम्स लिखता तुम्हारे लिए। उसकी आंख से एक आंसू चुपचाप निकला। उसने उसे पहुंचा नहीं। उसने भी इशारा नहीं किया, बस इतना कहा, पर मैं दूसरी जिंदगी में विश्वास नहीं करता, इसलिए यहीं थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। काला एसयूवी हायट इंपीरियल के पोर्टिको पर आकर रुका। ऊपर शैंडलियर्स ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान में किसी ने सोने के जाल टांग दिए हों। नीचे वेलवेट कार्पेट सूट्स में डेविल्स और हीरो में लिपटे एंजल्स के लिए बिछा था। पर आज किसी को अंदाजा नहीं था कि असली एंट्री किसकी होने वाली है। डोर खुला, राहुल देसाई उतरा। लंबा, तेज, चाकोल टैक्सीडो, कोई टाई नहीं। ऊपर के 2 बटन खुले। कुछ फोटोग्राफर्स के फ्लैश थमे, कुछ सांसें भी। वो बाड़ी की दूसरी तरफ घूमकर आया और खुद डोर खोलकर नीचे झुका। फिर वो उतरी। वहीं वाइन रेड अनारकली, सॉफ्ट और रॉयल, आंखें हल्की झुकी हुई, कॉन्फिडेंस की परत के पीछे छुपा हुआ डर। उसके दुपट्टा का गोल्डन काम हर कदम पर लाइट पकड़ रहा था। बाल कमर तक खुले, ऐसा वादा जिसे छूने की इजाजत किसी के पास नहीं थी। भीड़ मुड़ी, फुसफुसाहटें उठी। हुज शी? ये उसकी फियांसे तो नहीं है ना? शी लुक सो यंग। गॉड, शी स्टनिंग। राहुल ने हाथ आगे बढ़ाया। इनाया एक पल को सख्त हुई, फिर उसके जबड़े में दबी हुई वार्निंग देखी। वो जानती थी अगर उसने हाथ नहीं दिया तो वो फिर कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेगा जिसे इग्नोर करना नामुमकिन होगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। गर्मी, कब्जा, एक बहुत हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई, बस उसके कानों के लिए। राहुल, नीचे, लगभग सांस की तरह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। इनाया, दांत भींचकर, चुप रहो, बस चलो। वो हल्का सा स्मर्क किया। राहुल, एज यू कमांड, मिसेस देसाई इन प्रोग्रेस। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके गाल अपने आप गर्म हो गए।
बॉलरूम। आधी नजरें उन पर, आधा खेल उसके हाथ में। अंदर हॉल सोने और कांच में डूबा था। बिजनेस टाइकून्स, मिनिस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब अपने अपने मास्क्ड चाम में। पर जैसे ही वो दोनों अंदर आए, किसी की नज़र पूरी तरह वापस नहीं गई। एक तूफान एलिगेंस में पैक होकर आया। एक आदमी अपनी आग के साथ चलते हुए। राहुल का हाथ एक सेकंड के लिए भी उसकी उंगलियों से अलग नहीं हुआ। कोई मिलने आया, वो सिर हिलाकर छोटा सा जवाब देता, पर पकड़ वैसी की वैसी रहती, जैसे वो या तो उसकी ग्राउंडिंग वायर हो या उसके लिए खतरे की वार्निंग लेबल। वो उसके कान के पास झुका, इतना कि उसकी स्पाइन हल्की कांप उठी। राहुल, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ लिटिल डव। इस कमरे का आधा हिस्सा तुम्हारी वजह से पसीने में है और बाकी आधा दुआ कर रहा है कि मैं आज किसी को काट ना खा जाऊं। उन्हें क्या पता, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं। उसने झटके से उसे देखा। इनाया, तुम अनबेरेबल हो। राहुल, फिर भी तुम आई हो। एक कोना, बहुत सारी नजरें। करीब 1 घंटे बाद वो एक शांत से कोने में आए। सर्वर ने शैंपेन आगे की। राहुल ने तुरंत मना कर दिया, वो नहीं पीती। इनाया ने भौं चढ़ाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल, कहने की जरूरत नहीं। मुझे पसंद नहीं कि तुम कुछ ऐसा पियो जो तुम्हारे दिमाग पर धुंध डाल दे। उसकी आवाज़ कड़ी हो गई। इनाया, फिर से कंट्रोल। उसने उसकी तरफ देखा, चेहरा मुलायम पर बात साफ थी। राहुल, कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्शन। तुम्हें अंदाज़ा नहीं इस वक्त कितनी नज़रें तुम्हें तोल रही हैं। उसने पहली बार ध्यान से हॉल को देखा और सच में कुछ नज़रें ठहर कर उसी पर लगी हुई थीं। छाती में हल्की घबराहट उठी। राहुल ने ये देख लिया। वो आधा कदम आगे बढ़ा, अपने कद और प्रेजेंस से उसे आधा सा ढकते हुए। सांस लो, मैं यहाँ हूँ। उसकी पलकें झपकीं। इनाया, यही तो प्रॉब्लम है। तभी एक औरत उसके पास आई, उम्र दराज, महंगे टेस्ट वाली, चेहरे पर प्रैक्टिस्ड स्माइल। औरत, राहुल डार्लिंग, और ये खूबसूरत गेस्ट कौन है? राहुल ने सीधे उसकी आंखों में देखा, आवाज़ नीची, पूरी तरह स्टेडी। ये गेस्ट नहीं है, ये इस कमरे की इकलौती चीज़ है जो मैटर करती है। इनाया जम गई। औरत की मुस्कान एक सेकंड को टूटी, फिर हल्की हंसी में बदली। वो ऑकवर्डली एक्सक्यूज़ बोलकर दूर चली गई। वो उसकी तरफ मुड़ी, हिलती हुई। तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सच है। तुम मुझे जानते तक नहीं। उसकी नज़र उसके चेहरे पर ठहरी रही। क्योंकि फिर भी तुम्हारी खामोशी की आवाज़ मुझे किसी भी शोर से पहले सुनाई दे जाती है। वो उसे देखती रही। पहली बार उसकी बातों में ना टीजिंग था, ना खेल, बस एक खाली सा सच। वो कुछ कह पाती, उससे पहले म्यूजिक बदल गया। बॉलरूम, जहां दुनिया देख रही थी पर सच सिर्फ वो जानते थे। हॉल में स्लो हॉन्टिंग म्यूजिक फैल गया, जैसे वायलिन्स को रात और तड़प में डुबो दिया हो। चमकते शैंडलियर के नीचे बाकी आवाज़ें एक धुंध में धकेल दी गईं। राहुल ने फिर हाथ बढ़ाया। एक डांस। वो उसे देखती रही, सीधी, खूबसूरत, खतरनाक। उसे डांस नहीं करना चाहिए था, वो जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर मना किया तो वो इस ना को कभी भूलने नहीं देगा, और अगर मान लिया तो शायद वो खुद भूल जाएगी कि पहले कैसी थी। उसने धीरे सांस ली, सीना हल्का उठा और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। गर्मी, कब्जा, एक बहुत हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई, बस उसके कानों के लिए। राहुल, नीचे, आवाज़ में, पहले डांस किया है? इनाया, बहुत धीमे, थोड़ा बहुत, स्कूल फंक्शन में, कभी। राहुल, हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इनाया, पढ़ना चाहिए। राहुल, नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें पड़ेगा। वो दोनों धीरे धीरे मूव करने लगे, उसके कदम मापे हुए, कॉन्फिडेंट, जैसे उसे कहीं जल्दी नहीं, पर रास्ता पूरा कंट्रोल में है। उसका सांस हल्का अटक रहा था, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि वो कितनी आसानी से उसकी लीड फॉलो कर रही है, और ये भी कि उसकी आंखें एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हट रहीं, न होठों पर, न कर्व पर, बस आंखों पर, जैसे वो डिज़ायर नहीं, कुछ और ढूंढ रहा हो। इनाया, ऐसे क्यों देख रहे हो? राहुल, क्योंकि तुम वैसी चीज़ लग रही हो जिसके लिए मैंने प्रार्थना करना बहुत पहले छोड़ दिया था। उसकी सांस तेज हुई। इनाया, ये रोमांटिक नहीं है राहुल, ये स्कैरी है। राहुल, अच्छा है, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें रोमांस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। वो तन गई। किस बारे में? वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास आया, कि मैं कहीं नहीं जा रहा। ये तुम और मैं किसी दिखावे या गेम की वजह से नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो तुम चाहो या ना चाहो खत्म नहीं होगा। इनाया, तुम मुझे जानते भी नहीं? राहुल, तो बता दो, कुछ ऐसा जो किसी और ने ना जाना हो।
म्यूजिक और धीमा हुआ, वायलिन्स रोने लगे। मार्बल फ्लोर पर उनकी परछाइयां लंबी होकर खिंच गईं। काफी देर बाद वो फुसफुसाकर बोली, मैं पहले गाती थी। वो हल्का झुका। फिर छोड़ा क्यों? आंखें नीचे गिर गईं। क्योंकि किसी ने कहा कि मैं काफी अच्छी नहीं हूं। उसने ऐसे देखा जैसे उसने किसी का खून मांग लिया हो। राहुल, जिसने भी कहा वो अपनी जिंदगी की खामोशी डिजर्व करता है। वो हल्का मुस्कुराई, लेकिन कड़वे लेकिन सच्चे फन के साथ। इनाया, और तुम अपने बारे में कुछ सच्चा बताओ, बिना ड्रामा, बिना खेल के। उसने एक गहरी सांस ली, नजर थोड़ा हटाई, फिर वापस उसी पर टिक गई। जब मैं सोता हूं तो ड्रीम्स नहीं देखता। इनाया, क्यों? राहुल, क्योंकि हर सपना धीरे धीरे उन लोगों के चेहरे बन गया है जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। उसकी आवाज में दर्द बहुत लाउड नहीं था, पर था, चुपचाप, टक्सीडो के नीचे, कहीं गहरा। वो दोनों म्यूजिक के आखिरी सुर तक मोशन में रहे। उनके बॉडीज जितना जरूरी था उतना ही करीब, लेकिन उनके बीच की हवा इतनी हैवी थी जैसे वहां दो इबादतें एक साथ खड़ी हों, एक उसकी, एक उसकी। ट्रैक खत्म हुआ, आवाजें वापस कमरे में लौट आईं, लेकिन उनके लिए समय थोड़ा सा वहीं रुका रह गया। चैप्टर 20 यू मैटर मोर। जब ऑब्सेशन पहली बार खुलकर तुम ज्यादा जरूरी हो बोलती है। म्यूजिक थम चुका था, लेकिन उसकी स्किन पर अब भी उसका हाथ महसूस हो रहा था। कमर पर उसकी पकड़, आंखों की इंटेंसिटी, वो सब कुछ जो बोहे बिना भी बहुत ज्यादा कह चुका था। इनाया एक कदम पीछे हटी, सांस थोड़ी असमान, धड़कन नॉर्मल होने से इनकार कर रही थी। वो फिर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई, पर अब थकान धीरे धीरे शेप लेने लगी थी। पिंडलियों से शुरू होकर जांघों तक चढ़ती हुई, कमर तक खिंचाव ला रही थी। हील्स मार्बल में धंसती सी लग रही थी, पर उसने चेहरे पर एक लकीर तक नहीं आने दी। कमजोरी दिखाना उसके सामने कभी नहीं। पर राहुल ने देख लिया। वो हमेशा देखता था। उसकी नज़र उसके चेहरे से नीचे उसके स्टैंड्स तक गई, और एक स्मूथ मूवमेंट में वो हल्का सा झुका ताकि उसकी नज़र सीधी उसकी आंखों से मिले। बाकी हॉल धुंधला पड़ गया। अब बस वो और वो थे। राहुल, धीरे धुआं सी आवाज में, क्या हुआ लिटिल डव? आवाज नीची, गरम, जैसे धुआं चारों तरफ लिपट रहा हो। उसने तुरंत नज़र फेर ली। ये नाम उसके अंदर तक उतर जाता था, गलत भी लगता, खतरनाक भी, पर एडिक्टिव भी। इनाया, कुछ नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो थोड़ा और झुका, आंखें हटाए बिना। राहुल, फुसफुसाकर, हल्की स्मर्क के साथ, बोलोगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा लिटिल डव? तुम हमेशा मुझे ही गेस करने क्यों छोड़ देती हो? उसने उसे घूर कर देखने के लिए सर उठाया, झिड़कने को तैयार, पर उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदल चुका था। अब टीजिंग नहीं था, एक सच्ची सी चिंता थी जो वो छुपा भी नहीं रहा था। और सच ये था, उसकी टांगें वाकई दुख रही थीं। इनाया, बहुत धीमे, ऑलमोस्ट शर्मिंदा। पैर दुख रहे हैं, बहुत। एक लंबा पॉज। उसका जबड़ा हल्का कसा, आंखों की गहराई एक सेकंड में डार्क हो गई, जैसे किसी ने पीछे आग भड़का दी हो। राहुल, कसे हुए लहजे में, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो पलकें झपकाईं। इनाया, बताती तो क्या कर लेते, पार्टी छोड़ देते क्या? वो सीधा खड़ा हो गया, उस पर फिर से छाया बनकर। राहुल, तुम सच में सोचती भी हो ऐसी बातें पूछने से पहले? अफकोर्स छोड़ देता, ये पार्टी। उसने हॉल की तरफ हल्की घृणा से देखा। ये सब 1% भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम हो। उसके गले में कुछ अटक गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसका हाथ धीरे से उसके लोअर बैक पर आया, वार्म, स्टेडी, पूरी तरह प्रोटेक्टिव। राहुल, बहस मत करो अभी, एक बार मुझे तुम्हारी केयर करने दो। वो जवाब का इंतजार नहीं करता, बस उसके साथ टर्न लेकर चलता है, इस तरह कि आधा हॉल उन्हें देखता तो है, पर सीधे उस तक कोई नज़र नहीं पहुंचती। म्यूजिक, लाइट्स, लाफ्टर सब पीछे धुंधले हो जाते हैं, और वो चीफ गेस्ट, सेंटर ऑफ अटेंशन, गाला का एंकर, सब छोड़कर सीधा बाहर निकल जाता है। बाहर हील्स उतरती हैं, दीवारें टूटती हैं। बाहर नाइट की हवा उसके चेहरे से टकराई तो वो हल्का सा सांस में आराम महसूस करती है। कन्फ्यूजन, हल्की हैरानी और एक अजीब सा अंदर का नरमावापन, तीनों साथ मौजूद थे।
राहुल ने उसे एसयूवी तक पहुंचाया। कदमों की चाल ऐसी रखी कि उसे दौड़ना न पड़े पर रुक रुक कर सोचना भी ना पड़े। कार के पास पहुंचकर उसने डोर खोला। राहुल, रुको, मैं। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो सचमुच नील हो चुका था। राहुल देसाई, पूरे शहर के लिए खतरा, उसके लिए हील्स खोलने में लगा था। उसने बहुत धीरे से उसके एंकल को छुआ, चौड़े हाथों से उसका पैर थामा जैसे वो फ्रैजाइल हो। सेंसेशंस उसकी स्पाइन तक सीधी चली गई। इनाया, फुसफुसाकर, राहुल। उसने ऊपर देखा, आंखें तीखीं। राहुल, मैं कैसा आदमी होता अगर तुम्हें दर्द में बैठा छोड़कर अंदर खड़ा मुस्कुराता रहता। उसने हील्स उतारी, उसका ड्रेस संभालते हुए उसे सीट पर बैठाया, ध्यान रखा कि कपड़ा अटक न जाए। वो चुपचाप बैठी रही, दिल तेज, आंखें बड़ी। किसी ने भी उसे पहले इस तरह प्रायोरिटी बनाकर नहीं देखा था। डोर बंद हुआ। वो ड्राइवर साइड में जाकर बैठा। कुछ पल बस स्टीयरिंग पर हाथ रखकर चुप रहा, सांस स्टेडी करने की कोशिश में। फिर उसकी तरफ मुड़ा। राहुल, बहुत दर्द हो रहा है। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। शार्प चीक बोन्स, हल्की स्टबल, आंखों में ठंडी नहीं, साफ चिंता। इनाया, धीमे से, अब इतना नहीं। उसने सिर हिलाया, संतुष्ट नहीं। राहुल, मुझे पहले देख लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें डांस से पहले झिझकते देखा था। मुझे वहीं रोक देना चाहिए था। मैं तुम्हें दर्द में देख ही नहीं सकता। मैं लिटरली पागल हो जाता हूं। उसने उसे देखा, सीधे चुपचाप। फिर वही ऑनेस्टी जो डराती भी थी, खींचती भी थी। इनाया, तुम पागल हो, ये सब पागलपन है। उसने आंखें उससे हटाए बिना कहा। राहुल, तो गुस्सा हो जाओ, मुझसे नफरत करो, जो नाम देना है दो, बस ये मत प्रिटेंड करो कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूं तुम्हारी आंखों में। इनाया, तुम्हें सबसे ज्यादा ये डराता है कि ये सब कितना मैटर करता है। वो बाहर देखने लगी, दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद धीमे से बोली, इनाया, तुम्हें वो फंक्शन छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने साइडवेज नजर डाली। राहुल, वो फंक्शन फिर भी हो जाएगा, तुम नहीं होगी तो। फिर हल्की सी टूटती आवाज में, तुम ज्यादा जरूरी हो। एसयूवी घर के सामने आकर रुकी। वो पहले उतरा, फिर उसकी साइड आया, दरवाज़ा धीरे से खोला, जैसे कोई जल्दी उसे चोट पहुंचा सकती हो। हाथ फिर आगे बढ़ा, स्टेडी, खुला, बिना जबरदस्ती के, पर इनकार की गुंजाइश भी कम। इनाया ने बस 1 सेकंड झिझका, फिर उसका हाथ थाम लिया। नंगे पैर उसके साथ उतरते हुए उसकी लोअर बैक पर एक बार फिर वही फमिलियर पकड़। उसे नफरत थी कि इस टच से उसे कंफर्ट मिलता है। चेहरा समध्य है। मेन डोर पहले से खुला था। अंदर रणविजय खड़ा था। चेहरे पर कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था, आंखें बस राहुल पर टिकी थीं। अनुराधा सोफे से उठी, साड़ी की सरसराहट के साथ सीधे बेटी के पास पहुंची। उनकी नज़र उसके हल्के पीले चेहरे से स्लाइड होकर उस ग्रिप तक गई जिससे राहुल उसे पकड़े हुए था। कमरे की हवा तुरंत हैवी हो गई। इनाया उसके पास हल्का सा सख्त हुई, पैर अब भी दुख रहे थे। राहुल की पकड़ थोड़ी और स्टेडी हो गई, ना पॉजेसिव पर साफ कहती हुई, मैं यहीं हूं। रणविजय, धीमे से पर भारी, अंदर आ जाइए। राहुल नहीं घबराया। वो उसे सीधा काउच तक ले गया, जैसे ये उसका अधिकार हो। उसने पूछा नहीं, बस मदद की। एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा उसके एंकल के पास, ध्यान रखता हुआ कि कहीं और दर्द ना हो। अनुराधा तुरंत उसके पास बैठ गई, बालों पर हाथ रखा। अनुराधा, ठीक हो बेटा? इनाया, बस पैर दुख रहे हैं थोड़ा, हील्स की वजह से, और कुछ नहीं। राहुल ने इससे पहले कि वो और बोले सीधे जवाब दिया। उसके पैर काफी दुख रहे थे, पर ये कभी बोलती नहीं है जब खुद की बात आती है। इनाया, हल्का भौहें चढ़ाई। इतना भी नहीं था, मैं ठीक थी। राहुल, शांत पर फाइनल, नहीं, तुम ठीक नहीं थी, और तुम्हारा पेन मेरे हिसाब से कभी फाइन नहीं होगा लिटिल डव। रणविजय, थोड़ा आगे झुके, आंखें दोनों के बीच घूमती हुई। तो तुम पार्टी छोड़कर आ गए, बस ऐसे ही? राहुल, सीधे उसकी नज़र पकड़ी। हाँ। रणविजय, तुम जानते हो वहां कौन कौन था?
तुम्हारा पूरा बिजनेस सर्कल, राजनीति के लोग, इन्वेस्टर्स। राहुल धीमी स्टील भरी आवाज में। मैं बिल्कुल जानता हूं कौन कौन था, और ये भी जानता हूं कि उनमें से कोई भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन कमरे में धीरे धीरे फैल गई, जैसे स्याही पानी में घुलती हो। अनुराधा ने एक नज़र बेटी पर डाली। वो अब भी चुप थी, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। रणविजय धीरे से पीछे हुए अब भी उसे बहुत पुराने योद्धा की नज़र से देख रहे थे। रणविजय, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे ऑब्सेशन कहूं या डिवोशन। राहुल के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। आपको नाम देने की जरूरत नहीं सर, मैं दे चुका हूं। इनाया की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, गालों पर हल्की गुलाबी परत। अनुराधा ने धीमे से पूछा, बेटा कुछ चाहिए? गुनगुना पानी, पेन बाम? इनाया, नहीं माँ, बस थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। राहुल की नज़र अब भी उस पर थी। मैं किसी को भेजूंगा जो तुम्हारे पैरों पर मसाज दे दे, और जो भी तुम्हारे पैरों पर लोड डालता हो कैंसिल कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। रणविजय की आवाज़ कड़ी हो गई। उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं लाइफ संभालने के लिए। राहुल, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि ये खुद नहीं बोलेगी जब इसे दर्द होगा, तो किसी को देखना पड़ेगा। कमरे में चुप्पी और भारी हो गई। इतने सारे मीनिंग, इतने सारे अनकहे सच, जिन्हें कोई भी पूरा नाम नहीं दे पा रहा था। अनुराधा उठी। चलिए बेटा, लेट जाओ थोड़ा। इनाया उठने लगी तो राहुल तुरंत खड़ा हो गया, उसकी कुहनी पकड़कर स्टडी किया। मैं हूं। ये लाइन किसी एक को नहीं, कमरे को बोली गई थी। रणविजय नीचे, खतरनाक शांत। ये उसका अपना घर है राहुल। इस बार राहुल हल्का सा पीछे हटा। बिल्कुल, मैं बस। वो बात अधूरी छोड़ता है, पर नज़र उस पर से नहीं हटाता। जाने से पहले वो थोड़ा झुकता है, बस इतना कि उसकी आवाज़ उसी तक सीमित रहे। राहुल, बहुत धीमे। अच्छी नींद लेना लिटिल डव, और अगली बार कुछ भी दुखे तो उस। बस यहीं तक था हमारा आज का एपिसोड। राहुल और इनाया की कहानी अब यहीं से और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाली है। सबसे पहले तो लेट अपलोड के लिए सॉरी, थोड़ा पर्सनल काम प्लस कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो डीले हो गया, लेकिन अब से रोजाना रेगुलर एपिसोड्स आएंगे। अगर आपको ये दूसरा एपिसोड पसंद आया तो इस सीरीज का तीसरा एपिसोड मिस मत करना। नेक्स्ट पार्ट में राहुल और इनाया के बीच की डिस्टेंस और भी डेंजरस तरीके से कम होने वाली है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आज के एपिसोड में आपका फेवरेट सीन कौन सा था, राहुल का दावा या इनाया का टूटना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। इस सीरीज़ का ये सिर्फ सेकंड एपिसोड था, थर्ड एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो अभी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां ये कहानी और भी गहरी और भी डार्क होने वाली है।